गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना वकील अभिनव शर्मा और आई एम अ मेंबर ऑफ सज्जाद हुसैन लॉ एसोसिएट्स। आज हमारे बीच हमारे सीनियर सज्जाद सर हैं और हम उनसे बहुत से उनके एक्सपोजर्स और एक्सपीरियंस शेयर कर चाहेंगे कि वो हमसे शेयर करें ताकि आने वाले लॉ स्टूडेंट्स, दोज हु आर लुकिंग अ ब्राइट करियर, जो अपना एक्सपोजर देख रहे हैं इसमें, उन्हें बेहतर विकल्प और बेहतर दिशा मिल सके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए अभिनव जी, वकालत तो एक प्रोफेशन है। जैसा कि आपने बताया कि आप खुद ही एमबीए वगैरह किए हुए हैं, तो वकालत किसी एमबीए से कम नहीं है। मेरा मानना यह है कि लॉ के डेफिनेशंस में लोग कहते हैं कि हु नो द लॉ एंड इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर दे आर अ लॉयर। बट मेरा मानना यह है कि लॉ का डेफिनेशन वक्त के साथ धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि टू सेल द थॉट दैट इज द लॉ। जो वकालत में अपने थॉट्स को और अपनी ओपिनियन को शेयर करते हैं, एक हिसाब से वो शेयरिंग जो है, अगर फीस के व्यू में है तो वो बेचने के डेफिनेशंस और परिभाषा में है। तो इसलिए वकालत का जो न्यू डेफिनेशन है कि टू सेल द थॉट दैट इज द एडवोकेसी। अब वकालत में अगर रही बात एक्सपोजर्स की, तो वकालत में कोई शॉर्टकट वे नहीं है, वकालत में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। वकालत के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं चंचूड़ जी, और चंचूड़ जी बॉम्बे हाई कोर्ट से एलिवेट हुए थे। सब्सिक्वेंटली उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हुआ। लखनऊ में वो चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अल्टीमेटली वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बाद लगातार वो बात जब भी कभी स्पीच देते हैं और कोर्ट रूम में भी ये बात कहते हैं कि हालांकि वो पीएचडी हैं लॉ में, और कहते हैं कि मैं लॉ का विद्यार्थी हूं। तो लॉ में अपने आप को कितनी ऊंचाई पे जाने के बावजूद भी आपको लर्नर लगातार बना रहना है। अगर आप ये समझते हैं कि लॉ में आपने लर्न कर दिया, तो आपको अपने सीजीआई से सीखना पड़ेगा कि जो आदमी खुद इतना एक्सटेंडिंग वकालत रही हो, और फॉरेन से उन्होंने एलएलएम किया है, फॉरेन से उनकी पीएचडी है, और कई यूनिवर्सिटी में वो गेस्ट लेक्चरर के रूप में रहे हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड तो उनके आने जाने का एकदम बिल्कुल रास्ता रहता है, और कई यूनिवर्सिटी में लगातार वो स्पीच देते आ रहे हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लॉ में कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वर्ड्स को कोट किया जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगातार कहा है कि मैं लॉ का विद्यार्थी हूं। इसलिए लॉ में इतना एक्सपोजर है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अपने आप को विद्यार्थी कहता है, तो हमें और आपको हमेशा विद्यार्थी के रूप में बने रहना है, और ईच एंड एवरी डे आपको और हमको लर्न करना है। हालांकि परंपरागत से जो लॉ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनके लिए दुश्वारी होगी। आज जो लोग सिर्फ किताबों पे टिके हुए हैं, आज जो लोग फैक्ट पे टिके हुए हैं, वक्त और दुनिया का बदलाव हो रहा है। मारपीट के मुकदमे ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। एक जमाने में अगर हम देखें तो शर्मा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग टाइपराइटर सीखते थे कोर्ट केस फाइल करने के लिए या लीगल नोटिस वगैरह देने के लिए, कंप्यूटर का जनरेशन बहुत पहले नहीं था जब हम लोग लॉ कर रहे थे। तो एक्चुअली लॉ करने के बीच में जो टाइपराइटिंग जानता था, वो उसको बहुत स्कोप मिलता था। अल्टीमेटली एक दौर आ गया कि टाइपराइटर जिसके पास होता था वो एक स्किल लॉयर माना जाता था। एक दौर आने के बाद में टाइपराइटर स्किल था और जॉब में था,
आज टाइपराइटर को कहीं आप देखने को यानी आंख में जैसे सुरमा लगाने की तरह से अगर ढूंढे तो एक्चुअली वो मिल नहीं पा रहा है। तो जो एक जमाने में डेवलप्ड स्किल के रूप में माना गया, अल्टीमेटली वो एक दौर के आने के साथ में उसका वजूद खत्म हो गया। ऐसे ही लोग कंप्यूटर जनरेट करने की बात कर रहे थे, कंप्यूटर इतना बड़ा बड़ा आता था। आज के दौर में कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। जो 200 की स्पीड से टाइप करता था उसे बहुत अच्छा माना जाता था। आप 1 मिनट में एक टॉपिक चैट जीपीटी को दे दीजिए या एआई पावर्ड कंप्यूटर को दे दीजिए, तो 1 मिनट में वो वेल एप्लीकेशन आपके 100 पेज को तैयार करके दे देगा। तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए तो लॉ का स्कोप जो ट्रेडिशनल है वो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है और इसका स्कोप वाइड बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि अगर लॉ के बारे में देखें तो बहुत सारी चीजें उसमें डेवलपमेंट हो रही। डेवलपमेंट इस बिना पे भी है कि पहले हम 3 तरह के वकील को समझते थे। एक वकील क्रिमिनल हुआ करता था, एक वकील सिविल टाइप का होता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो टैक्सेशंस के आसपास में वकालत करते थे। ऐसे ही वकालत को 3-4 नैरेटिव में हम बांट करके रखते थे। लेकिन अब अगर वकालत के दौर को देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम देहरादून एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे लॉ ऑफ स्पेस पढ़ाया जाता है। यानी एलएलबी में उसमें स्पेस लॉ भी स्पेशलाइजेशन के रूप में रखा हुआ है, और बीटेक एलएलबी भी शुरू हो गई है। बहुत सारे जगहों पे बीबीए एलएलबी भी शुरू हो गई है। पहले एलएलबी के कोर्स में सिर्फ आपको ऑनर्स की एलएलबी डिग्री मिला करती थी या एलएलबी बैचलर्स के बाद में हुआ करती थी। अब इंटर के बाद में भी जो स्कोप आए हैं, चाहे वो बीए एलएलबी के रूप में हो, चाहे वो बीटेक एलएलबी हो, और बहुत सारी चीजों को मेडिकल हेल्थ वगैरह को लेकर के उसी 5 ईयर में लोग कवरअप दे रहे हैं। तो बहुत सारा लॉ का टेक्सटाइल बढ़ गया है, एनएचआई बढ़ गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो एनएचआई का कोई पहले बहुत स्कोप नहीं था। सर्विस लॉज बढ़ गए हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज के आ जाने के बाद, हालांकि 1980 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे दौर बढ़ता गया। लोग आरबीआई की भी वकालत अलग से कर रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पहले लिखित में बॉन्ड होता था, एमयू जो होता था वो लिखित में हुआ करता था। आज टोटली डिजिटलाइज फॉर्म हो गया। चाहे फोन पे आप इंश्योरेंस ले लीजिए, चाहे गूगल पे ले लीजिए, चाहे पेटीएम पे ले लीजिए। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है, वैसे वैसे ट्रेडिशनल वकालत करने वालों के लिए स्कोप की कमी आएगी। इसलिए अगर चंचूड़ की बात को अगर देखा जाए तो डे बाय डे आपको लर्न करना है। जैसे एआई और चैट जीपीटी के बाद भी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में रिबोट टाइप की आ गई है, और रिबोटिक टाइप के आप केस को ड्राफ्ट करते हैं, आप एक वहां बोलते जाएंगे, वो लिखता जाएगा। हालांकि यही आज के 20 साल 15 साल पहले अगर देखा जाए तो वॉइस रिकॉर्डिंग वो तावे वाले पे स्क्रीन पे रिकॉर्ड होती थी। हालांकि वो सारा दौर चला गया। लोग कैसेट खरीदने के लिए लाइन लगाते थे। उसके बाद फ्लॉफी का दौर आया, उसके बाद सीडी का दौर आया, उसके बाद सीडी रोम का दौर आया। आज ऐसा दौर आ गया है कि सीडी है ही नहीं, वाईफाई से चल रहा है, वायरलेस से चल रहा है, क्लाउड से चल रहा है, ड्राइव हर आदमी लेना चाह रहा है। तो पहले आपको लाइब्रेरी बनाने के लिए, बहुत लायरशिप के लिए, मतलब लायर्स के लिए एक बड़ा स्पेस होना चाहिए चेंबर के लिए। आज आप 100 जीबी, 200 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी आप अपने एक छोटी सी सेल फोन में रख सकते हैं। पूरी दुनिया आप यहां ला करके रख सकते हैं। तो जो आपका किताबों का हुजूम आपके पास होना था वो नहीं है, और गूगल इतना स्ट्रांग हो गया है कि किसी तरीके का ला आप ढूंढना चाहे आपको मिल जाएगा। और अगर कोई सीखना चाहे इस दौर में तो YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। YouTube के हार्वर्ड्स के प्रोफेसर्स हैं,
मिस्र के प्रोफेसर्स जिनको लोग देखने के लिए तरसते थे, अजहर और बगदाद जैसे लोगों के प्रोफेसर्स वहां पर मौजूद हैं, जेएनयू के तमाम प्रोफेसर्स भी। तो एजुकेशन अगर कोई सीखना चाहे तो आज एजुकेशन जिनको आप बाहर जा करके सुनते, आज वो ऑलरेडी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर, जैसा कि मैं जानता हूं, आपका 18 साल का वकालत का एक बहुत लंबा दौर आपने जिया है। मान के चलिए कि 2 दशक आपने इस वकालत को दिए हैं। सर, आप कोई ऐसा मैसेज बच्चों के लिए जो इस लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में इस पूरी वकालत को, अगर हम इस लिटिगेशन के स्फीयर को समझना चाहें, तो बड़ा ही नकारात्मक रुझान लोगों का रहता है कि यहां कोई फ्यूचर नहीं है। लोग अक्सर, आप एज अ, मैंने भी इस दौर से मैं गुजरा हूं, मेरा अभी बहुत लंबा समय नहीं है, मेरी 2-2.5 साल की वकालत है, पर जब शुरुआत में मैं आया तो अक्सर लोगों का कहना था कि ये कैसी जगह पे आ गए, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये यूपी में तो वकालत जैसा कुछ है नहीं, आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको मुंबई जाना चाहिए, आपको कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहिए, लखनऊ बेंच में एज सच कुछ वकालत का कुछ है नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहुत कम है। कई ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिससे एक अपकमिंग जो इंसान इस फील्ड में अपने आप को कहीं स्टैब्लिश करना चाहता है, कहीं देखना चाहता है, आपके मुकाम तक कहीं पहुंचना चाहता है, आपकी तरफ देखता है कि कुछ बेहतर करे, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे ऐसे नवयुवकों को? देखिए, वो लोग गधे टाइप के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वकालत नहीं बची। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा जजेस सिलेक्ट होकर करके वहां जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक्सीडेंटल लॉयर यहां ज्यादा आते हैं। कहीं कुछ नहीं मिला तो वो वकालत में आ गए। और ज्यादातर हो क्या रहा है कि कहीं बिजनेस कर रहे हैं, डिग्री लेकर के रजिस्ट्रेशन हो कर करके अपनी दुकान पे लगा दिए हैं ताकि उनके वहां पे इनकम टैक्स का छापा ना पड़े। इस तरह के भी लोग अपने आप को सेल्टराइज करने के लिए ब्लैक कोट पहनते हैं। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत लंबा स्कोप है। मुझ जैसा आदमी जो एक 25 घर के गांव से निकला हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के पहुंच करके यहां तक देखने को मिला। आज एक अपना चेंबर है, एक अपना फर्म है, लोगों के साथ जुड़ाव है। अब देखिए, वकालत में लोग आते हैं और तुरंत पैसे की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि वकालत में पैसा थोड़ा सा डिले आता है, लेकिन जब पैसा आना शुरू हो जाता है और एक अपना आप ब्रांड बिल्डअप कर लेते हैं, पब्लिक के बीच में आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रोफेशन में लोग, आपको 2.5 साल के बीच में एक एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि जब आप कहीं सर्विस में थे तो लोगों के पास जाते थे तो एक सादा पेज पे साइन करने में झिझक लगती थी। कहीं भी कोई सादा पेज पे साइन नहीं करता था, सादा पेज पे कोई एग्रीमेंट नहीं करता था। लेकिन जब आप वकालत में आए हैं तो क्लाइंट आता है, कहता है कि मैं साइन किए देता हूं, जो आपको चाहिए वो कोर्ट में लिख दीजिएगा। इतना बड़ा ट्रस्ट अगर क्लाइंट आपको दे रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि वकालत में कुछ नहीं है, आप उसके बेस पे उसकी पूरी प्रॉपर्टी लिखा सकते हैं, उसे कर्जदार बना सकते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप वकालत से ज्यादा ट्रस्टेबल कोई चीज नहीं हो सकती। और अगर आप एक बायोग्राफी पढ़े नानी पालकी वाला, और सर राम जी का अगर लाइव देखें, राम जेठमलानी का, और इसके साथ कई एक ऐसे लायर गुजरे जैसे अभी हैं भी, दुष्यंत दबे सुप्रीम कोर्ट में, विकास सिंह, जस्टिस काठावाला, अगर इन लोगों को देखें तो नानी पालकी वाला सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का काम किया था। एक तन्हा वकील खड़ा हुआ और पूरी कांग्रेस को पूरी तरह से हिला दिया था और पूरे हिंदुस्तान में चल चल करके प्रोग्राम किया। तो एक तन्हा वकील क्या कर सकता है? राम जेठमलानी जी बीजेपी में रहते हुए मोदी और योगी के खिलाफ आवाज उठाते थे
तो अगर आप इस चीज को समझें कि एक वकील अगर तथ्यों के आधार पर चाहे तो बड़े बड़े एक्ट जो सरकार ने बनाए हैं उस एक्ट को ओवर रूल करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का, सरकार गिराने की हैसियत एक वकील रखता है। अगर सही मानों में वकालत की जाए तो पूरी सरकार गिराने के लिए एक 100 रुपए की स्टैंप पे एक PIL फाइल करके सरकार के किसी भी एक्ट और एक्शन रिएक्शंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। वकालत सरकार से क्वेश्चन करने का राइट देता है। कोई ऐसा प्रोफेशन और बिजनेस नहीं है जहां पे आप शुरुआत करते हुए DM, SDM, कप्तान, कलेक्टर ईच एंड एवरी को किसी भी चीज को क्या है